हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीएल जीके में पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो अब देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। हमें बताना है कि जो हड़प्पा का जो स्थल है किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो हड़प्पा स्थल है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा जो स्थल है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस क्लास में जो भी प्रश्न रहेंगे वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि कार्य का मात्रक है। हमें बताना है कि जो कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक की अगर बात करें तो कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? तो जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदानों की जो मृदा होती है सामान्यतया कैसी बनी है। हमें बताना है कि भारत के जो उत्तरी मैदानों की जो मृदा है कैसी बनी है। तो भारत के उत्तरी मैदानों की जो मृदा जो होती है वह तलुच्चन प्रक्रिया द्वारा बनी होती है। किस प्रक्रिया द्वारा? तो तलुच्चन प्रक्रिया द्वारा बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं। हमें बताने की प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं। तो प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आउटपुट कहा जाता है। तो जो प्रोसेस्ड डाटा होता है इसे आउटपुट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। हमें बताना है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी कौन सी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वह सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि क्यूसेल में क्या पाया जाता है। हमें बताना है कि क्यूसेल में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेल में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेल की अगर बात करें तो इसमें जल का बहाव मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो क्यूसेल में जल का जो बहाव होता है मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। हमें बताना है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो संघ राज्य क्षेत्र है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत का जो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था। हमें बताना है कि विश्व के सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर है इसका निर्माण कब हुआ था। तो जो विश्व का जो सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर हुआ था ये वर्ष 1976 में बना था। कब बना था? तो 1976 में बना था। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। हमें बताना है कि जो उपनिषद है तो उपनिषद का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का जो शाब्दिक रूप से जो अर्थ होता है पास बैठना। क्या होता है? पास बैठना। तो उपनिषद का जो शाब्दिक रूप से जो अर्थ होता है वह पास बैठना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। हमें बताने की जो वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है। तो वायु की जो गति होती है वह हम एनीमोमीटर के द्वारा नापते हैं। वायु की गति को हम एनीमोमीटर के द्वारा नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है तो यह किससे हटकर है। तो यह दमन से हटकर है, या गोवा से हटकर है, गुजरात से हटकर, या महाराष्ट्र से हटकर है। तो जो दीव एक जो द्वीप है यह गुजरात से हटकर है। किससे है? तो गुजरात से हटकर है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या करेगी महावास लिखा था। मैं बताने की महावास किसने लिखा था। तो महावास की बात करें तो महावास को पतंजलि ने लिखा था। किसने लिखा था? तो पतंजलि ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या करेगी पेंडुलम घड़ी
तीव्र गति से चल सकती है। हमें बताना है कि जो पेंडुलम गति तीव्र गति से चल सकती है, तो हमें जो बताना है कि किस ऋतु में चल सकती है। तो पेंडुलम जो घड़ी जो होती है वह शीतकाल में, कब, तो शीतकाल में तीव्र गति से चल सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि उपनिषदों का मुख्य विषय है। हमें बताना है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय दर्शन है। क्या क्या है? तो दर्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ है, किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद थे, इनकी जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। तो इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किससे? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या करेगी, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। हमें बताना है कि जो पृष्ठ तनाव है किसके कारण पैदा होता है। जो पृष्ठ तनाव है यह अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण पैदा होता है। तो पृष्ठ तनाव जो होता है यह अणुओं के बीच जो सहसंजक बल होता है इसके कारण पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 कह रहा है कि भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। हमें बताना है कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। तो भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। कौन से क्यों? तो भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। हमें बताना है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। तो प्रथम कंप्यूटर की पीढ़ी की अगर बात करें तो इसमें से ENIAC और मार्क 1। तो ENIAC और जो मार्क 1 है ये दोनों ही प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या करेगी, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। हमें बताना है कि इनमें से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो जो कौशाम्बी है यह मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या करेगी, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है, उनका क्या काम होता है। बादलों के जो बादल होते हैं वायुमंडल में तैरते हैं, उनका क्या काम होता है। तो उनका जो घनत्व होता है, घनत्व कम होता है। बादलों का घनत्व कम होता है, इस कारण वह वायुमंडल में तैरते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या करेगी, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक झील में जल की लवणता अधिकतम है। हमें बताना कि भारत के किस झील में जल की लवणता अधिकतम है। तो भारत का जो सामर झील है, कौन सा झील, तो भारत का जो सामर झील है इसमें जल की लवणता अधिकतम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या कह रहा है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतया जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम से उल्लेख हुआ है। तो अशोक का अपने शिलालेखों में प्रियदर्शी नाम से उल्लेख हुआ है। किस नाम से, तो प्रियदर्शी नाम से उल्लेख हुआ है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या कह रहा है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। हमें बताना कि वर्षा की जो बूंद है इसका जो आकार होता है किस कारण से गोलाकार होता है। तो जो पृष्ठ तनाव है, तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद जो होती है गोलाकार होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या करेगी, प्रायद्वीप भारत में निम्नलिखित में से कौन सा 3 नदियों का स्रोत अमरकंटक क्षेत्र है। हमें बताना कि कौन सी 3 नदी का जो स्रोत है वह अमरकंटक क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन को सही आंसर होगा सोन, महानदी और नर्मदा। तो जो सोन और महानदी और नर्मदा इन तीनों जो नदी है इनका जो स्रोत है अमरकंटक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या करेगी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। हमें बताना है कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो राजनीतिक नीतियां है
तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यह था हमारा एनसीएल जीके का पार्ट 3। इसमें हमने 25 प्रश्न देखे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।